हेलो बाबू लोग, वेलकम टू बुनियाद क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है पावर शेयरिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो पावर शेयरिंग इज बेसिकली क्या है, नाम से ही लग रहा है पावर शेयरिंग, मतलब पावर क्या करना, शेयर करना, मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं बाबू हमारे यहाँ? सरकार अलग अलग लेवल पर हमारे लिए काम करती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। हालांकि ज्यादातर जगह पे सेंट्रल और स्टेट ही होते हैं, लेकिन हमारा एक देश है जो कि बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए हमारे यहाँ 3 लेवल होते हैं। तो मतलब बेसिकली लेवल ऑफ गवर्नमेंट 2 ही होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब है पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहो, एक बॉडी के हाथ में ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन? लेजिस्लेटिव, जो कि इसका लिमिटेशन है कि ये केवल लॉ बना सकता है। एग्जीक्यूटिव को लिमिटेशन है कि ये केवल लॉ पास कर सकता है। और जुडिशरी का ये लिमिटेशन है कि वो लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी में कोर्ट आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में सीएम और उसके मिनिस्टर स्टेट वाइज, पीएम और उसके मिनिस्टर कंट्री वाइज, और लॉ मेकिंग में एमएलए स्टेट के लिए हो गए और एमपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे किसी भी देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है ताकि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो कि ना मुझे ज्यादा, इसे इसको ज्यादा पावर दे दिया गया और इसको थोड़ा कम पावर दे, मुझे मतलब कम पावर दे दिया गया। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। तो उनके बीच में पावर को शेयर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज अपने आप को इस कंट्री के अंदर क्या यूनाइटेड फील कर सके। उसके अलावा इथनिक ग्रुप, इथनिक का मतलब क्या होता है? अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करने वाले। ठीक है, तो उनके बीच पावर को शेयर किया जा सकता ताकि वो लोग अपने आप को एलिनेटेड मतलब पराया फील ना कर सके। उसके अलावा रिलीजियस, आप समझ ही रहे हैं कि रिलीजन के आधार पर भी बहुत सारे धर्म के लोग एक कंट्री में रहते हैं, तो उनको अगर खुशहाल जिंदगी देनी है तो उनके बीच पावर को शेयर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इन पावर शेयरिंग करने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला क्या होता है कि लोगों के बीच में मार झगड़ा ना हो, और दूसरा पावर का जो लिमिटेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। तो आइए इसको थोड़ा एक बार अच्छे से डिफाइन करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, आप लोग देख सकते हैं कि 3 बॉडी में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स। ठीक है, क्यों किया जाता है? ताकि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट मतलब फाइट ना हो सके और सारा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो सके, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या पावर शेयरिंग ना करना बहुत खराब है, क्या पावर शेयरिंग करना बहुत अच्छी बात है। तो इन 2 चीजों को हम लोग समझेंगे 2 कंट्री से। और वो दोनों कंट्री कैसी बाबू? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है श्रीलंका भी और बेल्जियम भी। अब ये दोनों केसेस हम देखेंगे, जिसमें हमको देखना है कि श्रीलंका और बेल्जियम जो दोनों है, क्या क्या कहानी, एक में पावर शेयरिंग नहीं होगी और एक में पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग ना होने से क्या दिक्कत होती है और पावर शेयरिंग होने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग केस ऑफ श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं कि श्रीलंका क्या है, वहां पावर शेयरिंग कैसे होती है कि नहीं होती है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं श्रीलंका से। तो यहाँ पे हमने देखा श्रीलंका के बारे में देखा, तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। तो जो श्रीलंका जो एक आइलैंड है वो तमिलनाडु के साउथ से कुछ किलोमीटर दूर क्या है, लोकेटेड है। और इसकी आबादी लगभग कितनी है बाबू? 2 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, तो ये तो क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकली हमने बात कर लिया कि श्रीलंका कैसा है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट कैसी है। तो श्रीलंका में वहाँ की इथनिक कम्युनिटीज कैसे कैसे मतलब अलग अलग देश में अलग अलग लैंग्वेज रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग हैं। तो समाज में किसी भी तरह का बंटवारा जो होता है, समाज में अलग अलग कोई भी चीज, उसको हम लोग कहते हैं इथनिक ग्रुप, जो कि सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इथनिक ग्रुप। तो श्रीलंका में इथनिक ग्रुप कैसा था, मतलब वहां पे डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ रिलीजन या फिर लैंग्वेज के आधार पर अगर देखा जाए तो लोग कैसे थे, आइए जानते हैं। ठीक है, तो पहला बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ मेजोरिटी की बात करें तो वहां की जो मेजोरिटी है कौन सी लैंग्वेज बोलती है बाबू?
तो वहां की मेजोरिटी जो है सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है, और वैसे लोग जो सिन्हाला बोलते हैं उनको हम लोग सिन्हालिज कहा जाता है, सिन्हालिज कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी बोलने वालों को हिंदू कहते हैं, वैसे ही सिन्हाला बोलने वालों को सिन्हालिज कहते हैं। ये मेजोरिटी वाले हिस्से हैं, 74% है पूरे कंट्री में। और ये लोग कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ये लोग बुद्धिस्ट होते हैं। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म, और बुद्धिस्ट मतलब जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेजोरिटी की बात। अब माइनॉरिटी में दो कम्युनिटी रहती है, एक होती है तमिल कम्युनिटी और एक होती है क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो अगर हम बात करें तमिल जो है ये कहाँ रहते हैं बाबू? नॉर्थ एंड ईस्ट इलाके में। और टोटल कितने परसेंट है बाबू? 18%, जिसमें 13% जो है वो नेटिव तमिल्स है, मतलब वहां के लोकल तमिल्स है। ठीक है, उसके अलावा जो 5% बचते हैं वो इंडियन तमिल्स हैं, जो कि कौन से धर्म के हैं? या तो हिंदू या फिर मुस्लिम है। तो इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं भाई? तो इंडियंस जो है कॉलोनियल टाइम, मतलब जो अंग्रेजों ने जब हम लोगों को गुलाम बनाया था हमारे देश को, तो कुछ इंडियंस को चाय की खेती कराने के लिए श्रीलंका लेकर गए थे, और वहीं पे वो लोग क्या हो गए? सेटल हो गए। तो वैसे लोग हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बाबू? इंडियन तमिल्स कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिश्चियंस कितने परसेंट है? 7%, जो सिन्हाला और तमिल स्पीकर जो भी है बोल लेते हैं। ठीक है, टोटल 99% हुआ। हालांकि जो 1% है वो नोमैड्स हुआ करते या फिर छोटी मोटी कम्युनिटी हुआ करते थे। ठीक है, ये हमारा इतनी कम्युनिटीज है श्रीलंका का। हालांकि इस पे क्वेश्चन भी आया तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। अब हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि मेजोरिटेनिज्म मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, आईएसएम का मतलब होता है एक सोच, आइडियोलॉजी। ठीक है, तो एक आइडियोलॉजी जिसमें किसको फेवर किया जा रहा है? मेजोरिटी को फेवर किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसी आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेनिज्म। ठीक है, अब ये श्रीलंका जो है उसमें इस आइडियोलॉजी को कब से फॉलो किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1948, जैसे हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, वैसे ही श्रीलंका जो है 1948 में अंग्रेजों से आजाद होता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। ठीक है, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है तो ये मेजोरिटी को ज्यादा सपोर्ट करने लगता है, और इसी आइडियोलॉजी को अभी हमने बताया कि मेजोरिटेनिज्म। ठीक है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया किसने? नई इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसने किया कि 1956 में एक एक्ट बनाया जिसमें उसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। कहाँ का? श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया। बाकी जो तमिल्स और जो भी, हाँ, तमिल जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। मतलब जितने भी ऑफिशियल काम होंगे, ऑफिशियल काम होंगे, वो सब किस में होंगे? सिन्हाला लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, उसके अलावा और चीज क्या है कि जितने भी जॉब्स निकलते थे, चाहे जो भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना होगा, तो ज्यादातर अप्लीकेंट, मतलब जितने भी अप्लाई करने वाले लोग हैं, उनको कौन से लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी? जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे। उसके अलावा एक नया संविधान बनाया गया, उस नए संविधान में ये देखा गया कि ये कौन से धर्म को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो धर्म है हमारा बुद्धिज्म। ठीक है, ये ज्यादातर बुद्धिज्म को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर कितना हावी है। ठीक है, तो किस क्या क्या चीज डिस्क्रिमिनेशन किया इन लोगों ने? पहला तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को नहीं बनाया। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन और जॉब में प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, इसलिए ये गवर्नमेंट भी क्या करती है? बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि तमिल वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, यानी कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे या फिर कुछ ना कुछ वो लोग डिमांड जरूर करेंगे। तो ये जानते हैं उसके बारे में। हालांकि इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाई डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल इन 1946। मतलब लोग एक दूसरे को, मतलब श्रीलंकन जो है अपने आप को एलिनेट, मतलब पराया क्यों फील कर रहे थे उस देश में? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। सिन्हाला को ज्यादा फेवर किया जा रहा था, तमिल्स को
उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा था। आप लोग जो भी है वो लिख लीजिएगा। अब क्या एक्शन लेती है तमिल कम्युनिटी और क्या डिमांड करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो तमिल कम्युनिटी अभी बताया, उन लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने आप को पराया फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनके इंटरेस्ट को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, ठीक है। इसलिए वो लोग एक्शन लेते हैं, बहुत सारी पार्टीज बनाते हैं। उसके अलावा उन लोग डिमांड करते हैं, क्या क्या चीजों की डिमांड करते हैं, वही जॉब एंड एजुकेशन, जो पहले उन लोग को प्रायोरिटी दिया सिन्हाला कम्युनिटी को, तो ये चाह रहे थे कि इक्वालिटी, मतलब जॉब्स एंड एजुकेशन दोनों के लिए सेम हो, चाहे वो तमिल बोलने वाले हो चाहे वो सिन्हाला बोलने वाले हो, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू, कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, क्योंकि वो लोग जो कि तमिल नहीं, सॉरी, जो सिन्हाला नहीं बोलते हैं, वो भी अपना ऑफिस का काम कर सके, अपने एग्जाम दे सके, अपने ऑफिशियल्स वर्क कर सके, ठीक है। तीसरा इनका डिमांड क्या था बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल। मतलब ये लोग जो नॉर्थ एंड ईस्ट इलाके में रह रहे तमिल वाले लोग, ये लोग चाह रहे थे वहां पे उनको ऑटोनॉमी मिल जाए, मतलब खुद से शासन करने की आजादी दे दी जाए, ठीक है। और ये लोग ज्यादातर डिमांड कर रहे, सारे जितने भी ग्रुप्स थे उनका एक चीज कॉमन था कि उन लोगों को एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए था, जहां पे वो लोग खुद से रूल कर सके। और उसको वो लोग क्या कह रहे थे, वो तमिल इलम। कौन से इलाके में? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि उनकी आबादी वहीं पे ज्यादा थी, ये लोग वहीं पे मेजोरिटी में थे। तो कहने का मतलब है कि तमिल ग्रुप्स क्या कर रहे, क्या क्या उन लोगों ने चाहा, जॉब्स एंड एजुकेशन प्रायोरिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। दूसरा, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और तीसरा और चौथा एक ही चीज है, तीसरा और चौथा में कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेपरेट स्टेट दे दिया जाए नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, जहां पे ये लोग खुद से अपना रूल कर सके। एक अलग राज्य की मांग कर, एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, ठीक है। क्या लगता है कि इनकी डिमांड्स को सरकार पूरी करेगी? नहीं। यहाँ पे ये जो पावर शेयर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट पावर को शेयर नहीं करती है। तो जब गवर्नमेंट पावर को शेयर नहीं करती है तो क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिविल वॉर जैसी स्थिति आ जाती है पावर शेयरिंग ना करने को, कब से कब तक, 1983 से लेकर 2009 तक वॉर चलता है, जबरदस्त वॉर चलता है। और जैसे आप लोगों को पता हो, राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी इंडिया के, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी, और उसी का गुस्सा निकालने के तमिल कम्युनिटी ने मर्डर भी कर दिया था, किसका, राहुल गांधी का। तो इसी से रिलेटेड, हालांकि उसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए, मतलब इस चैप्टर का टॉपिक नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट होगा। सिविल वॉर कहने का मतलब क्या है कि गृह युद्ध, मतलब अपने घर के अंदर ही क्या हो जाता है, वो मारपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या इससे अच्छी चीजें तो होगी नहीं, क्या क्या इससे नुकसान होता है, वो हजारों लोगों की जान जाती है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो। अगर दोनों के बीच में वॉर होगा तो दोनों कम्युनिटी के लोग मरेंगे, चाहे वो सिन्हाला हो चाहे वो तमिल, तो हजारों लोग दोनों तो कम्युनिटी के मरते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो फैमिलीज है उनको कंट्री छोड़ना पड़ता है, उन लोगों को रिफ्यूजी मतलब बेघर किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठते हैं, मतलब खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उसके अलावा जो है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ, मतलब उनकी सोसाइटी बर्बाद हो गई, उनके कल्चर पूरी तरह खत्म हो गया, उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ पावर शेयरिंग ना करने की वजह से। तो इससे यहाँ पे हम लोग ये सीखते हैं कि पावर शेयरिंग ना करने से सिविल वॉर जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। अब एक ऐसा सिचुएशन देखेंगे जहां पे पावर शेयरिंग की जाती है और वहां की सिचुएशन कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, केस ऑफ श्रीलंका, सॉरी केस ऑफ बेल्जियम, है ना। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें, तो बेल्जियम क्या है बाबू, एक छोटा सा देश है, कहाँ का, यूरोप का। इसकी भी आबादी जो है 1 करोड़ है, जो कि लगभग हरियाणा के पॉपुलेशन की आधी है। और ये जो अपना जो बाउंड्री शेयर करता है फंगल के साथ करता है। फंगल कहने का मतलब फ से फ्रांस, एन से नीदरलैंड, जी से जर्मनी और एल से लग्जमबर्ग, ठीक है। हालांकि अगर ये 4 पड़ोसी है इसके, तो पड़ोसी का कुछ तो असर पड़ेगा कहाँ पे, बेल्जियम से। फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। नीदरलैंड के लोग डच बोलते हैं। और जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के लोग क्या बोलते हैं, जर्मन्स बोलते हैं। यानी कि ये 3 तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग इसके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का कुछ तो असर पड़ेगा, यानी कि बेल्जियम में भी ये 3 लैंग्वेज बोले जाते होंगे। भाई जानते हैं यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी के नाम पर क्या है। जैसे हमने श्रीलंका में पढ़ा कि एथनिक कॉम्पोजिशन किसके बेसिस पे था, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, वैसे ही बेल्जियम में किसके बेसिस पे है, आइए जानते हैं इसके बारे में।
इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेल्जियम में जो है एक ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिश रीजन। और इस वाले जो रीजन में है 59% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। उसके अलावा जो है ये जो रेड वाला पार्ट है हमारा, यहाँ इस रीजन को हम लोग वलोनिया रीजन कहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं बाबू, ये जो एरिया है ये 40% हिस्सा है जहाँ के लोग क्या बोलते हैं बाबू, फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि 59% डच, यानी ये मेजोरिटी में है, ये लोग माइनॉरिटी में है। इसके अलावा जो 1% बचा, ये ब्लू वाला पार्ट, यहाँ पे जर्मन रहा करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है, ये जो हमारा पार्ट है, ये कैपिटल है, किसका कैपिटल है, बेल्जियम का, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। यहाँ पे जो है पूरे कंट्री वाइज की बात करें हम लोग, पूरे कंट्री वाइज की बात करें तो मेजोरिटी में कौन है, डच है जो कि 59% पॉपुलेशन में भागीदारी रखते हैं। उसके अलावा माइनॉरिटी में दो कम्युनिटी है, एक तो है फ्रेंच जो कि 40% है, और जो है जर्मन जो कि 1%। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल में, अगर हम बात करें तो सिचुएशन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे जो है मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी वाले लोग मेजोरिटी में है। मतलब यहाँ पे फ्रेंच जो है वो 80% है और डच जो है 20% है। यहाँ का बेल्जियम में लैंग्वेज के आधार पे इतनी कॉम्पोजिशन है, मतलब डाइवर्सिटी है, जिससे 59% लोग डच बोलते हैं, जो कि कौन से पार्ट में रहते हैं, फ्लेमिश पार्ट में। और जो 40% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं और कौन से पार्ट में रहते हैं, 40% जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो कौन से पार्ट में रहते हैं, वलोनिया वाले पार्ट में रहते हैं। और बाकी के जो है 1% जो है ना वो ये वाले पार्ट में रहा करते हैं। अगर हम बात करें बेल्जियम के कैपिटल की ब्रुसेल्स, तो वहां पे सिचुएशन क्या है, उल्टा है। जो जो कम्युनिटी पूरे देश भर में मेजोरिटी में, वही कम्युनिटी पूरे कैपिटल में क्या है, मेजोरिटी में। जैसे फ्रांस जो है पूरे कंट्री में 40% है, वैसे ही अगर कैपिटल की बात करें तो वहां पे 80% है। और जो डच 59% है यहाँ पे कितने हैं, 20% है। ठीक है, तो पक्का इन लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें होंगी। आइए जानते हैं कि इनके बीच में क्या दिक्कतें थे। ये आपका क्वेश्चन है, आप तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फ्रेंच और डच में ही मतलब टेंशन होगा, क्योंकि 1% कौन है, जर्मन से, तो उनके बारे में कौन ही देखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो लगभग एक समान है। ठीक है, हालांकि मेजोरिटी में डच है और माइनॉरिटी में फ्रेंच वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बेल्जियम जो है उसमें क्या होता है बाबू, कि जो फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वो ज्यादा क्या है, अमीर है और ज्यादा पावरफुल है, किससे, डच से। और जो डच मेजोरिटी में है वो क्या है, कम पावरफुल है, किससे, फ्रेंच वाले से। कैसे, तो जो भी सरकार जो भी चीजें करती है, ठीक है, वो पहले किसको मिलता है बेनिफिट बाबू, और डेवलपमेंट पहले किसका होता है, पहले होता है फ्रेंच कम्युनिटी का, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बाद में होता है। जिस वजह से वो लोग रिसेंटेड थे, मतलब गुस्सा थे, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो फ्रेंच वालों के बाद में मिलता है, जो बचा खुचा मिलता है वो बाद में मिलता है, किसको, डच वालों को, क्योंकि फ्रेंच वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाती है और बाद में इनको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी सिचुएशन सिविल वॉर जैसे बन जाती है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है, और वो गवर्नमेंट जो है इस चीज से बचने के लिए क्या करती है, 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम गवर्नमेंट जो होती है वो वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ की वैरायटी ऑफ कल्चर और रिलीजन को रिस्पेक्ट देती है, और सबको मानती है कि सबको इक्वालिटी के साथ जीने का हक है। इसलिए वो लोग 4 टाइम संविधान में अमेंडमेंट, मतलब चेंजिंग कराते हैं और एक नया मॉडल तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कौन सा मॉडल कहते हैं बाबू, बेल्जियन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें की गई, कैसे पावर शेयरिंग की गई, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। बेल्जियन मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने पहले क्या किया गया बाबू, कि
इक्वल पावर एट सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि आज के बाद सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी होंगे उसमें जितने, मान लीजिए अगर 100 मिनिस्टर है तो 50 डच के होंगे और 50 फ्रेंच वालों के होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं बाबू कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है पूरे कंट्री के लिए तो एक कम्युनिटी कभी भी उस लॉ को फुलफिल, मतलब उस लॉ को बना नहीं सकती, उसके लिए दोनों कम्युनिटी का होना जरूरी है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कि कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो एक कम्युनिटी वो डिसीजन को नहीं ले सकती, ठीक है। उसके अलावा पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो केवल किसके सबऑर्डिनेट, मतलब किसके अंडर रहा करती थी, सेंट्रल के गवर्नमेंट के अंडर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक अब क्या कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया है किस से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुछ ऐसे लिस्ट बना दिए गए जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। कुछ ऐसे लिस्ट बना दिए गए जिसपे केवल स्टेट काम कर सकते हैं और किसमें केवल सेंट्रल काम कर सकती है। तो कहने का मतलब है कुछ हद तक इंडिपेंडेंसी किसको मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक है। थर्ड क्या, अब देखा जा रहा है कि पूरे कंट्री में जो है डच वाले जो लोग हैं इस बात को मान लेते हैं जो कि मेजोरिटी में है। तो फ्रेंच वाले लोग भी, फ्रांस वाले लोग भी फ्रेंच बोलने वाले लोग भी समझते हैं कि चल भाई जब ये लोग पूरे कंट्री के लिए हमारी बात, मतलब इस पावर्स को शेयर कर रहे हैं तो क्यों हम लोग भी, जिस जगह पर मेजोरिटी में, तो क्यों ना हम लोग भी पावर को शेयर कर दिया जाए। तो शेयर करने के लिए ये लोग क्या करते बाबू कि ये लोग भी ब्रुसेल्स से सेपरेट गवर्नमेंट बनने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है जहाँ पे डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी, जैसे यहाँ पे बताया था कि सेंट्रल मिनिस्टर में दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा, ठीक उसी प्रकार ब्रुसेल्स में भी जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ भी डच और फ्रेंच कम्युनिटी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन देने, इक्वल मिनिस्टर्स देने का बात होता है, ठीक है, बात होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक अलग तरह के, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसका नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है बाबू, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है मतलब कि अपने लैंग्वेज के कम्युनिटी को, सॉरी कैसे इलेक्ट होते हैं ये लोग, तो अपने लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा ये लोग इलेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे डच वालों का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच वालों का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जर्मन स्पीकिंग वालों का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि वल्लोनिया में डच वालों की मेजोरिटी है तो वहां भी अगर कोई, अगर क्या कहते हैं, अगर फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स बेसिकली कि आप उस देश के किसी भी कोने में रहे, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट आप कहीं से भी इलेक्ट कर सकते हैं। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है वो कल्चर से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यू पर अपने कम्युनिटी के लिए हेल्प देगी, मतलब पावर देती है, ठीक है। इससे हमने ये देखा कि यहाँ पे पावर शेयरिंग से ये पूरे यूरोप के लिए वो रोल मॉडल बनता है। और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बनाने के लिए, मतलब जहाँ पूरे यूरोप के क्या कहते हैं बातों को डिस्कस किया जाएगा, तो उन लोगों को लगता है, पूरे यूरोप को लगता है कि ब्रुसेल्स से अच्छी जगह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये शांति के प्रतीक है, सिंबल ऑफ पीस है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया जिससे इस देश में कन्फ्लिक्ट नहीं होती। तो इन दो स्टोरी से हमने ये समझा कि जहाँ पावर शेयरिंग होती है वहां सिविल वॉर जैसी समस्या नहीं होती, और जहाँ पे भी ये लोग पावर शेयरिंग नहीं करते वहां पे बहुत भयंकर सिविल वॉर देखने को मिलता है। इससे हम लोग ये समझते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस पे, अब यहाँ समझते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल कहने का मतलब क्यों अच्छी है, क्यों यूजफुल है, ठीक है। तो कहने के इसके दो रीजन है, एक तो है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन या फिर मोरल रीजन क्या मतलब है, प्रूडेंशियल के कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली, मतलब आपको साफ साफ वो चीज दिखता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी तक तो कोई थ्योरी पढ़ा है नहीं कि ये आर्टिकल वगैरह वगैरह, बस हमने आपको एक स्टोरी सुना है, उससे आप लोग तीन चीज निकाल सकते हैं। पहला क्या आप निकाल सकते हैं कि पावर शेयरिंग करने की वजह से लोगों के बीच में जो अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग इथनिक ग्रुप जो है उनके बीच जो फाइट है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे पावर शेयरिंग हुआ बेल्जियम में तो वहां सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं बनती, ठीक है। तो पहला चीज ये समझा। दूसरा चीज, अगर लोगों के बीच मार झगड़ा होगा
तो वायलेंस क्रिएट होगा, वायलेंस क्रिएट होगा तो गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी, और गवर्नमेंट अनस्टेबल होने के बाद पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब पावर जब शेयर होगा तो पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसने हम देखा कि मेजोरिटी जो है, टायरनी मतलब होता है आतंक, मेजोरिटी का जो आतंक है माइनॉरिटी पे ये लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे श्रीलंका में जो था मेजोरिटी माइनॉरिटी को बहुत तबाह करती है, लेकिन जो बेल्जियम है वहां पे हमने देखा कि बेल्जियम में हमने ये देखा कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी का रिस्पेक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि मेजोरिटी जो है अपना आतंक माइनॉरिटी पे नहीं दिखा पाती है। तो ये तीन चीज देखने का, एक देखा हमने कि कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा तो गवर्नमेंट स्टेबल चलेगी, और गवर्नमेंट स्टेबल चलेगी कब चलेगी, जब मेजोरिटी का आतंक जो है माइनॉरिटी पे नहीं रहेगा। तो ये तीन चीजें हैं। तो ये हो गया जो हमने प्रैक्टिकली देखा। अब हम लोग क्या कहते हैं, मोरल, मतलब ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से कैसे अच्छी है। तो यहाँ पे क्या है बाबू, पावर शेयरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग क्या है, आत्मा है। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और क्यों भाई, क्योंकि ये क्या होता है बाबू, गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाता है। लेजिटिमेट कहने का क्या मतलब है कि कोई भी सरकार से क्या कर सकता है, किसी भी चीज में कोई भी लॉ पास कर रहा है, चाहे लॉ बना रहा है, उस पर उसे कंसल्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और डिसीजन मेकिंग में खुद पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जैसे स्विट्जरलैंड जो है, वहां पे कोई भी लॉ पास करने के लिए क्या करता है, जनता खुद क्या करती है उस लॉ को, कहने का मतलब है कि जनता जो है पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने फॉर्म होते हैं, तो बेसिकली चार फॉर्म हो सकते हैं। तीन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। पहला क्या होता है बाबू, पहला हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में बात कर रहे थे। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या फिर इसको वर्टिकल डिवीजन में कहते हैं, जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की हमने बात करी थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग सोशल ग्रुप से बांटा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके अलावा लैंग्वेज के आधार पे, इथनिक यानी कल्चर ट्रेडिशन के आधार पर वो भी पढ़ा था। ये चौथा एक नया चीज था कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग होती है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग होती है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। मतलब पावर को, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गन से बांट दिया गया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का पावर को डिफरेंट ऑर्गन बांट दिया गया, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इन तीनों का काम क्या होता है बाबू, ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इनका पावर जो होता है सेम होता है, बस काम डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई किसी को हटा नहीं सकता, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक एंड कंट्रोल द अदर, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है, सारे ऑर्गन्स कंट्रोल में रहते हैं, कोई ऑर्गन अपने पावर का मिसयूज नहीं करता है। और इसलिए स्टेप, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। एक दूसरे को चेक करेंगे जिससे पूरी गवर्नमेंट क्या रहती है, बैलेंस रहती है, ठीक है। तो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। जैसे ये हमारे आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के जो हमारे एमपी हैं, यानी कि ये एक तरह से लेजिस्लेटिव काम करेंगे। ये मोदी जी जो लॉ को पास करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काम करे, और कोर्ट है जो कि उसको इंटरप्रेट करता है लॉ को। सेकेंड वन इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें क्या क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट था। लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी, पंचायत में बटे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अलग अलग लेवल से बांटने को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। और किस पावर को कितना क्या कहते हैं पावर मिलेगा, किस लेवल को कितना पावर मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, संविधान डिसाइड करता है। और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना। कहने का मतलब है कि अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो कम्युनिटी है, उनके बीच पावर को शेयर किया जाता है। जैसे अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें डच वाले अपना होंगे, डच वालों के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जर्मन वालों के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, उसके अलावा फ्रेंच वालों के लिए अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके अलावा इससे फायदा क्या होता है कि
जो सरकार, जो कम्युनिटी अपने आप को पराया फील कर सकती थी, उसको पावर शेयरिंग के थ्रू क्या किया जाएगा, ये फील नहीं होने दिया जाता है। जैसे सबको इक्वालिटी फील कराई जाती है, ठीक है। जैसे कैसे कराया जाता है बाबू, तो इट गिव्स फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनको कुछ रिजर्वेशन वगैरह दी जाती है ताकि ये लोग भी क्या कर सके, समाज में ऊपर उठ सके, ठीक है। उसके अलावा जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ, वो जो समाज में बहुत सालों से पिछड़ी हुई है, तो उनको भी कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। या फिर जो निचली जाति के लोग होते हैं, विकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनको भी कंट्री क्या करती है, कुछ रिजर्वेशन देती है किसी सीट में, ताकि वो लोग भी अपने जॉब्स एंड एजुकेशन में, ताकि वो लोग भी अपने स्थिति को सुधार सकें। इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि माइनॉरिटी को भी उसी हक से जीने के अधिकार दिया जाता है जो हक मेजोरिटी का, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज, देखिए जैसे हमारे हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर बार जो है एक ही पार्टी सरकार में आती है? तो नहीं, कभी बीजेपी की सरकार होती है, तो कभी कांग्रेस की सरकार हुई, कभी जनता दल की सरकार हुई। तो कहने का मतलब पहला चीज क्या है कि हमारे यहाँ क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एक ही पार्टी चाइना की तरह? नहीं, क्योंकि चाइना पावर को शेयर नहीं किया है, तो वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पावर को शेयर किया गया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में। किस लिए किया गया है? ताकि पावर जो है एक पार्टी के हाथ में हमेशा ना आ सके। तो एक तो हो गया कि बहुत सारी पार्टियों को कंपटीशन करने का हक दिया जाता है, जिससे अलग अलग पार्टियां एक साथ लड़ती हैं, और एक पार्टी दूसरे को हराती है और अगली बार सरकार में आती है। कभी कभी क्या होता है, आजकल का यही दौर है, कभी कभी आजकल ये होता है कि कभी कभी एक से ज्यादा पार्टी एक ही तरफ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आज अगर हम बात करें, तो क्या केवल बीजेपी ही सरकार में है? नहीं, आजकल क्या है, कुछ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी मिला के ही क्या बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब अलायंस के थ्रू, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा है एनडीए, और ये जो हमारा है एनडीए अलायंस। तो कहने का मतलब ये पार्टी जो है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये जो है हमारा रूलिंग पार्टी, रूलिंग कोलिजन गवर्नमेंट है, और ये हमारा जो है अपोजिशन कोलिजन गवर्नमेंट है। तो क्या हो रहा है बाबू कि पहले क्या होता था कि अलग अलग पार्टी अलग अलग लड़ा करती थी और एक पार्टी कोई जीत जाती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत सारी पार्टी मिलके और एक सरकार बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेट पार्टी और सेंट्रल पार्टी के बीच में भी क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों मनवाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, कुछ इनका काम क्या होता है प्रेशर ग्रुप्स का, या तो ये क्या करते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, फार्मर्स का यूनियन हो गया, वर्कर्स का यूनियन, ट्रेडर्स का यूनियन हो गया, बिजनेसमैन का यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का खुद का ग्रुप हो गया। ये क्या करते हैं, अपनी बातों से, ये ग्रुप जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार को प्रेशराइज करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो अभी जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये जो एनडीए की सरकार है जो हमारी, उसमें किस प्रेशर ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, एबीवीपी, ठीक है। उसके अलावा आरएसएस, आपको पता है कि आरएसएस संगठन जो है बहुत ज्यादा हावी है किस पे, एनडीए वाली सरकार में। तो ये जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये लोग कुछ गवर्नमेंट के कामों में हिस्सा भी लिया करते हैं, और कुछ प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो अपोज करते हैं और अपनी बातों को सरकार से मनवाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो यही हमने देखा कि सरकार के पावर के कितने, पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स होते हैं, और यहीं पर हमारा चैप्टर क्या होता हुआ, खत्म होता हुआ।